लीमन ब्रदर्स दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स में से एक थी। इसकी शुरुआत 1847 में हेनरी लीमन ने की थी। समय के साथ यह ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में एक मेजर प्लेयर बन गई। यह बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ट्रेडिंग और एसेट मैनेजमेंट में माहिर थी। लीमन ब्रदर्स का फाइनेंशियल वर्ल्ड पर बहुत बड़ा इंपैक्ट था। इसमें हजारों लोग काम करते थे और अरबों डॉलर के एसेट्स मैनेज होते थे। इस बैंक को इंडस्ट्री का पावर हाउस माना जाता था। हालांकि इसकी सक्सेस के साथ हाई रिस्क्स भी थे। बैंक के अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज एक दोधारी तलवार थी। एक तरफ इन्होंने हाई प्रॉफिट्स दिए, दूसरी तरफ इन्होंने बैंक को बहुत बड़े रिस्क्स में डाल दिया। अंततः यही रिस्क्स इसके डाउनफॉल का कारण बने। सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस लीमन ब्रदर्स के कोलैप्स का एक बहुत बड़ा कारण था। यह एक ऐसा समय था जब फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत उथल-पुथल मची हुई थी। सब प्राइम मॉर्गेजेस वो लोन्स होते हैं जो बोरोवर्स को पुअर क्रेडिट के बावजूद दिए जाते हैं। इन लोन्स को लेने वाले लोग अक्सर हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। ज्यादा रिस्क होने के कारण इन लोन्स पर इंटरेस्ट रेट्स भी ज्यादा होते हैं। लीमन ब्रदर्स ने इन रिस्की लोन्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया था। उन्होंने सोचा कि हाई रिटर्न्स के लालच में यह इन्वेस्टमेंट फायदेमंद साबित होगा। 2000 के शुरुआती सालों में हाउसिंग मार्केट में बहुत लीमन ब्रदर्स ने इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और इसमें कूद पड़े। उन्हें लगा कि हाउसिंग मार्केट की ग्रोथ से उन्हें बहुत फायदा होगा। उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज खरीदे। ये सिक्योरिटीज उन मॉर्गेजेस पर आधारित थे जो बोरोवर्स ने लिए थे। ये सिक्योरिटीज सब प्राइम मॉर्गेजेस से जुड़े हुए थे। इनका वैल्यू पूरी तरह से हाउसिंग मार्केट की स्थिति पर निर्भर था। शुरुआत में तो रिटर्न्स बहुत अच्छे थे। लीमन ब्रदर्स और उनके इन्वेस्टर्स को काफी फायदा हो रहा था। हालांकि 2007 में हाउसिंग मार्केट कोलैप्स होने लगा। अचानक से घरों की कीमतें गिरने लगीं और मार्केट में पैनिक फैल गया। बोरोवर्स ने अपने लोन्स चुकाने बंद कर दिए। बहुत से लोग अपने घरों को फोरक्लोजर में खोने लगे। मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज की वैल्यू बहुत तेजी से गिर गई। इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान होने लगा। लीमन ब्रदर्स के पास अब वर्थलेस इन्वेस्टमेंट्स रह गए थे। उनकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत खराब हो गई। यह बैंक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत बल बन गया। 15 सितंबर 2008 को लीमन ब्रदर्स ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया। यह एक ऐसा दिन था जिसने फाइनेंशियल वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। यह यूएस हिस्ट्री का सबसे बड़ा बैंक्रप्सी था। इस घटना ने न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। बैंक के पास $600 बिलियन से ज्यादा के एसेट्स और लायबिलिटीज थे। लीमन ब्रदर्स का सब प्राइम मॉर्गेजेस में जरूरत से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ने अहम भूमिका निभाई। हाई रिस्क लोन्स ने बैंक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कमजोर कर दिया। इसके अलावा बैंक का बेल आउट या बायर सिक्योर करने में नाकाम रहना भी एक बड़ा कारण था। कई प्रयासों के बावजूद लीमन ब्रदर्स को बचाने के लिए कोई भी डील फाइनल नहीं हो पाई। यूएस गवर्नमेंट ने लीमन ब्रदर्स को रेस्क्यू न करने का फैसला लिया। यह डिसीजन कंट्रोवर्शियल था। कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए। कुछ लोगों का मानना था कि मॉरल हैजर्ड से बचने के लिए यह जरूरी था। अगर गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन किया होता तो इससे फ्यूचर में और भी रिस्की बिहेवियर को बढ़ावा मिल सकता था। दूसरों का तर्क था कि इससे फाइनेंशियल क्राइसिस और बदतर हो गया। प्रोटेस्टर्स और इकोनॉमिस्ट्स के बीच हीटेड डिबेट्स हुई। इस बैंक्रप्सी के इमीडिएट और फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हुए। ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स में भारी गिरावट आई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर ट्रस्ट कम हो गया। सेक्शन 4 ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स पर प्रभाव। लीमन ब्रदर्स के बैंक्रप्सी का ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इस खबर से इन्वेस्टर्स में दहशत फैल गई। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में भारी गिरावट देखी गई। बैंक्रप्सी वाले दिन डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 500 पॉइंट से ज्यादा गिर गया। फाइनेंशियल मेल्टडाउन का डर तेजी से फैल गया। इन्वेस्टर्स ने घबराकर अपने स्टॉक्स बेचने शुरू कर दिए।
इससे प्राइसेस में गिरावट का एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। मार्केट्स में यह वॉलेटिलिटी महीनों तक जारी रही। कई बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भारी नुकसान हुआ। ग्लोबल इकोनॉमी मंदी में चली गई। बिजनेसेस डर बेरज गई। फाइनेंशियल क्राइसिस का दुनिया भर के लाखों लोगों पर असर पड़ा। इसका असर बैंकिंग से लेकर रियल एस्टेट तक कई सेक्टर्स पर हुआ। सेक्शन 5, रेगुलेटरी फेलियर्स और ग्लोबल फाइनेंशियल टाइज। लीमन ब्रदर्स का कोलैप्स रेगुलेटरी फेलियर्स को उजागर करता है। एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस इस तरह के क्राइसिस से निपटने के लिए इनएडिक्वेट थे। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स पर नजर रखने की कमी थी। रेगुलेटरी बॉडीज इंपेंडिंग डिजास्टर को भांपने में नाकाम रहे। लीमन ब्रदर्स कई ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़ा हुआ था। इसके कोलैप्स का डोमिनो इफेक्ट हुआ। दुनिया भर के बैंक्स और फाइनेंशियल फर्म्स प्रभावित हुए। इस क्राइसिस ने ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की कमजोरियों को उजागर किया। स्ट्रॉन्गर रेगुलेशंस की जरूरत साफ दिखाई दी। गवर्नमेंट्स और रेगुलेटरी बॉडीज को अपनी स्ट्रेटजीज पर पुनर्विचार करना पड़ा। इस क्राइसिस ने एक ज्यादा मजबूत फाइनेंशियल फ्रेमवर्क की मांग की। स्टेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करना प्रायोरिटी बन गया। सेक्शन 6, क्राइसिस के बाद इकोनॉमिक पॉलिसीज और रिफॉर्म्स। क्राइसिस के बाद सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लागू किए गए। यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने ट्रबल्ड एसेट रिलीफ प्रोग्राम या टार्प इंप्लीमेंट किया। इस प्रोग्राम का उद्देश्य फाइनेंशियल सिस्टम को स्थिर करना था। इसने ट्रबल्ड बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस को फंड्स प्रोवाइड किए। डॉड-फ्रैंक एक्ट जैसे रिफॉर्म्स लाए गए। इस एक्ट का उद्देश्य फाइनेंशियल सिस्टम में रिस्क्स को कम करना था। इसने ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई। कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो या CFPB की भी स्थापना की गई। इसका गोल कंज्यूमर्स को अनफेयर फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस से बचाना था। फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत करने के लिए ग्लोबल एफर्ट्स किए गए। बेसल 3 रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस किए गए। इन रेगुलेशंस ने बैंक्स के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दिए। इसका उद्देश्य फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सुनिश्चित करना और फ्यूचर क्राइसिस को रोकना था। सेक्शन 7, इस घटना से मिले की लेसन्स। लीमन ब्रदर्स कोलैप्स ने कई अहम सबक सिखाए। इस घटना ने फाइनेंशियल वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया और हमें सिखाया कि कैसे एक बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पतन ग्लोबल इकोनॉमी को प्रभावित कर सकता है। पहला, रिस्क मैनेजमेंट का महत्व साफ हो गया। यह स्पष्ट हो गया कि बिना उचित रिस्क मैनेजमेंट के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत बड़े खतरे में पड़ सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रिस्क्स को इफेक्टिवली मैनेज करने की जरूरत है। उन्हें अपने पोर्टफोलियोज को डाइवर्सिफाई करना चाहिए और हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में जरूरत से ज्यादा इन्वेस्टमेंट डिजास्टर का कारण बन सकता है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस फाइनेंशियल मार्केट्स में इंस्टेबिलिटी ला सकते हैं। दूसरा, रोबस्ट रेगुलेशंस की जरूरत उजागर हुई। फाइनेंशियल मार्केट्स को स्टेबल रखने के लिए स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स की आवश्यकता है। वीक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यह घटना रेगुलेटरी बॉडीज को और अधिक सतर्क और प्रोएक्टिव होने की आवश्यकता को दर्शाती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए स्ट्रॉन्ग ओवरसाइट जरूरी है। यह ओवरसाइट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटेबल रखने में मदद करता है। इन रेगुलेशंस को लागू करने के लिए गवर्नमेंट्स और रेगुलेटर्स को मिलकर काम करना चाहिए। कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन की है। तीसरा, इस क्राइसिस ने ग्लोबल फाइनेंशियल टाइज के सिग्निफिकेंस को रेखांकित किया। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स इंटरकनेक्टेड हैं और एक देश की फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी दूसरे देशों को भी प्रभावित कर सकती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का इंटरकनेक्टेडनेस रिस्क्स को फैला सकता है। यह इंटरकनेक्टेडनेस एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम कर सकता है। फाइनेंशियल क्राइसिस को मैनेज करने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। कंट्रीज को मिलकर काम करना चाहिए ताकि फ्यूचर फाइनेंशियल क्राइसिस को रोका जा सके। लीमन ब्रदर्स कोलैप्स इन लेसन्स की एक कड़ी याद दिलाता है। ये हमें फाइनेंशियल प्रूडेंस,
रेगुलेटरी विजिलेंस और ग्लोबल कोऑपरेशन की इंपॉर्टेंस को समझने में मदद करता है।